तो 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपके जो एग्ज़ाम है सामने बीपीएससी, ठीक है, उसमें पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कितना अच्छा है, करा प्रतिजीवाणु कवक है। प्रतिजीवाणु क्या है? कवक है। हो प्रतिजीवाणु क्या है? कवक। कवक से बनता है प्रतिजीवाणु, एकदम ठीक है। आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1928 में पहली बार जीवाणु से कवक का निर्माण किया था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, पहली बार आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो है आपका पहली बार निर्माण किया किसका? ठीक है, फ्लेमिंग ने कवक से जीवाणु, कवक से क्या बनाया? आपको एंटीबायोटिक बनाया, एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, कवक से एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। अब देखिए यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के प्रति प्रभावी होता है। ध्यान दे रहिए बेटा। तो आपको एकदम याद रखना है कि यह जो आपका है क्या, ठीक है, प्रतिजीवाणु, प्रतिजीवाणु कवक है। तो ये प्रतिजीवाणु कवक है, कहीं से भी आपको प्रतिजीवाणु कवक हो सकता है जी, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा। प्रतिजीवाणु जो है, प्रतिजीवाणु कवक हो सकता है, ठीक है। एंटीबायोटिक ना कवक है, ठीक है, एंटीबायोटिक कवक है। तो यहाँ पेनिसिलिन कवक से बनता है, तो प्रतिजीवाणु कवक है, ये कहना क्या है? गलत है। हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम आपको क्या है? कवक है, ठीक है। लेकिन ये देखिए प्रतिजीवाणु कवक है, मेरी बात समझिएगा जरा, प्रतिजीवाणु ही कवक है, ऐसा थोड़ा सा कर। प्रतिजीवाणु से हम कवक का निर्माण करते हैं, ठीक है। कवक से प्रतिजीवाणु का निर्माण कवक करते हैं, तो प्रतिजीवाणु कवक हो सकता है, ये संभव नहीं। हाँ ये जरूर है कि कवक में कुछ पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे हम क्या बनाएंगे? कवक का निर्माण करते हैं, ये बातें याद रखिए। अब देखिए अब क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के प्रति प्रभावी होता है। ये देखिए पेनिसिलिन पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पेनिसिलिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम किससे बना हुआ है? पेनिसिलियम नोटेटम का बहुलक है। क्या है? पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम का बना हुआ। जरा ये देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के। अब ये आपके दिमाग में आ रहा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के? एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। दोनों आपके लिए, कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपको लाभदायक भी होते हैं। जरा इस पर बात कीजिए बच्चे कि यह ग्राम पॉजिटिव, तो ग्राम पॉजिटिव तो पर तो पेनिसिलिन आपको एक्टिव होता है, लेकिन ग्राम निगेटिव पर, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कार्य करता है, जो आपका ये नहीं है पेनिसिलियम। ग्राम निगेटिव पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कार्य करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कार्य करेगा, लिख लीजिएगा इसको, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कार्य करता है। याद रखना है, बार बार पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया या जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, और ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव होता है। और ग्राम पॉजिटिव पर काम करेगा कौन? आपको पेनिसिलिन, लेकिन ग्राम निगेटिव पर कार्य नहीं करे। अच्छी बात है। अब देखिए पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी को पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी का परीक्षण करना अति आवश्यक है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी को पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी का परीक्षण करना अति आवश्यक है, एकदम सही है जी, ठीक है। डायरेक्ट अगर एंटीबायोटिक आप चढ़ा देंगे किसी व्यक्ति को तो क्या होगा? प्रॉब्लम होता है, एलर्जी, बहुत सारा तरह का एलर्जी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि पेनिसिलिन देने से पूर्व रोगी का पेनिसिलिन के प्रति एलर्जी का परीक्षण निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। और पेनिसिलिन जी एक प्रति हिस्टामीन है बच्चे। हिस्टामीन क्या होता है? तो एलर्जी रोधक होता है, याद देखिए एलर्जेंस है, ये एलर्जेंस है, यानी यह एलर्जी को रोकता है, यह एलर्जी को रोकता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, एलर्जी को रोकने का काम करता है, रोकता है। ये कौन? तो आपको, ठीक है, ये पेनिसिलिन जी। अब देखिए अब क्या क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका 3 नंबर तो सही है,
ठीक है, 4 नंबर भी सही है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन से पूर्व हमने कह दिया कि रोगी का एलर्जी के प्रति, यानी वो जो एंटीबायोटिक लेंगे उससे क्या क्या एलर्जी होगा इसको देखना पड़ेगा। एक बात हो गया। दूसरी बात क्या होगा, तो पेनिसिलिन जी जो होता है एक प्रतिहिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, तो जो एलर्जी को रोकने की दवा जो होगी उसको क्या बोलते हैं, हिस्टामिन बोलते हैं। हमारे शरीर में किसी भी एलर्जी को रोकने के लिए जो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है केमिकल्स, उस केमिकल को ही प्रतिहिस्टामिन हम लोग कहते हैं। तो ये देखिए 3 और 4 आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, तो सत्य कौन है, तो 3 और 4 हो जाएगा। चल बेटा आगे देखते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा साबुन निर्माण में सामान्यतः, बच्चे साबुन हम बार बार बोलते हैं कि साबुन क्या है, तो साबुन जो है, ठीक है, साबुन जो है बच्चे लोग ये क्या है, तो अभी एक बच्चा बताया कि हायर फैटी एसिड कौन कौन, तो हायर फैटी एसिड में सब एसिड हो गया, कौन कौन, तो आपको ठीक है पामिटिक एसिड भी, स्टेरिक एसिड भी, ओलिक एसिड भी, सब एसिड ले लीजिए। ठीक है, पामिटिक एसिड, फिर क्या लेंगे, ठीक है ओलिक एसिड, ठीक है, फिर क्या लेंगे, तो लिनोलिक एसिड भी होता है, लेकिन लिनोलिक एसिड का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ओलिक एसिड हो गया और स्टीयरिक एसिड, ये सभी ठीक है आपको अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होने वाला अम्ल है। इसको हम या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवा देते हैं, तब जाके बनता है क्या, साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन। और साबुन के निर्माण में 2 बातें यहाँ ध्यान में रखनी है। साबुन के निर्माण में ठीक है, बच्चे बार बार पूछेगा साबुन के निर्माण में उपोत्पाद मतलब ठीक है आपको बाय प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ग्लिसरॉल बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। और साबुन अगर ठीक है हायर फैटी एसिड का, उच्च वसी अम्ल का सोडियम लवण है, उच्च वसी अम्ल का क्या है, सोडियम लवण है, तो हार्ड सोप होगा। सोडियम लवण तो क्या बनेगा, यह हार्ड सोप का निर्माण करता है। बच्चे एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि उच्च वसी अम्ल के द्वारा उच्च वसी अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करने पर जो आपको ठीक है, ये अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। सभी आपको सही होगा, आंसर गलत है। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अपमार्जक पर चर्चा हम लोग करते हैं। अपमार्जक, 2 बातें पहले जान लीजिए। ठीक है, अपमार्जक को हम क्या कहेंगे, तो अपमार्जक को याद रखना है साबुन रहित साबुन कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखना है। अपमार्जक जो है वह साबुन रहित साबुन है, अपमार्जक साबुन रहित साबुन यानी सोपलेस सोप कहते हैं, साबुन रहित साबुन होता है। एक बात, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कि अपमार्जक जो है यह ठीक है उच्च वसी अम्ल का क्या होगा, तो अम्ल का या तो एल्काइल सल्फेट या एल्कोनॉइल सल्फोनेट होता है, एल्काइल सल्फेट या एल्कोनॉइल सल्फोनेट होता है, एल्काइल सल्फेट या एल्केनॉइल सल्फोनेट होता है, एल्केनॉइल सल्फोनेट होता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, सल्फोनेट होता है, इसका बना होता है कौन, आपको अपमार्जक। और ये अपमार्जक कौन सा अपमार्जक होगा, तो अनआयनिक अपमार्जक होता है, अनआयनिक अपमार्जक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पॉलीथीन ग्लाइकोल, बच्चे बहुत तरह का अपमार्जक होता है। जैसे एक अपमार्जक लीजिए, धनायनीय अपमार्जक होता है सोडियम पी डोडिसाइल सल्फेट, कपड़ा धोने में यूज होता है। सोडियम पी डोडिसाइल सल्फेट का यूज हम लोग करते हैं कपड़ा को धोने में, एकदम ध्यान में रखिएगा। सोडियम पी डोडिसाइल सल्फेट का यूज करते हैं किस में, कपड़ा को धोने में किया जाता है। बच्चे ये ध्यान में रखिएगा। साबुन यहाँ भी आ गया, तो साबुन वही बात हम बार बार बोलते हैं कि हायर फैटी एसिड है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे तो ये बनेगा, साबुन का निर्माण करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ भी इसमें नहीं है, बार बार इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, चल बेटा यहां पर ठीक है आपको पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल है, ये ग्लाइकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा उसको देखिए। ग्लाइकॉल बच्चे, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल दोनों होता है। अभी बताए थे कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में हम ठीक है जो उत्पन्न होता है उपोत्पाद वो ग्लिसरॉल होता है, लेकिन ग्लाइकॉल क्या होता है, तो आप बार बार जानते होंगे
कि ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर में पानी नहीं जमे तो हम इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं एंटी फ्रीज के रूप में। किसके रूप में? एंटी फ्रीज, यानी पानी को जमने नहीं देता है। तो इसको लिख लेना है आपको कि एंटी फ्रीज के रूप में, ठीक, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग, ठीक है, हिमरोधी, एंटी फ्रीज मतलब क्या हुआ? हिमरोधी के रूप में, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग ठंडे प्रदेशों में कार के रेडिएटर में करते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में कार के रेडिएटर में करते हैं। एकदम ध्यान में रखना है। क्या बोल रहे हैं हम कि इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग, ठीक है, हिमरोधी के रूप में ठंडे प्रदेशों में कार के रेडिएटर में करते हैं। ठीक है, 3 बच्चा यहाँ जब से आए हैं, 3 बच्चा कंप्लीट किया ESI में इस बार, जिसका इंटरव्यू ले रहे थे हम। हाँ, उसका हो गया। और एक आप नहीं देखे होंगे कि रविवार को आता था, लगातार अति करता था, सौरभ, उसका भी ESI में हुआ, समझे रिजल्ट, 3 लड़के का। और आशीष झा, ठीक है, आशीष झा, 3 लड़कों का, मतलब यहाँ से जब, मतलब सब तो, एक को तो देखे इंटरव्यू ले रहे थे, और एक वहाँ आता था इंटरव्यू देने के लिए, क्या बोलते हैं, 90 फीट आता था इंटरव्यू देने के लिए, सौरभ, समझे, और आशीष झा, दोनों वहीं आता था। दोनों 3 का रिजल्ट हुआ ESI में। ESI में बड़ा कम रिजल्ट दिया है। देखिए, प्रोफेसर राज रमन्ना, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, और आप लोग का भी रिजल्ट होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट होगा, सभी बच्चे एकदम, ठीक है। 10 तारीख से एकदम इस कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें चेंज हम कर रहे हैं, चेंज कर दिए हैं, लगभग चीज़ें चेंज कर दिए हैं, और बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, नया चीज़। यहाँ देखिए, राज रमन्ना, और अनुभव धीरे धीरे अनुभव होता है, ठीक है, तो अनुभव बहुत धीरे धीरे अब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। चलिए बच्चे, यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं पहली चीज़, डॉक्टर राज रमन्ना, ये भारत में, ठीक है, आपको भारत में परमाणु बम का जनक कहा जाता है। किसको? डॉक्टर राज रमन्ना को। एकदम ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राज रमन्ना को, भारत में राज रमन्ना को, भारत में, ठीक है, राज रमन्ना को भारत में परमाणु बम का जनक कहते हैं। भारत में परमाणु बम का जनक कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, परमाणु बम का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चे, किसका जनक कहते हैं? परमाणु बम का जनक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर हो गया ये, A का 2 नंबर। अब धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा जरा इस पे। सेफ्टी लैंप, बच्चे सेफ्टी लैंप जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज होगा? तो उष्मा गतिकी, ठीक है, खगोलीय क्षेत्र में यूज होगा सेफ्टी लैंप। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक। फिर देखिए प्रोफेसर UR राव, तो अंतरिक्ष अनुसंधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर UR राव का किसमें योगदान है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए बच्चे, अब देखते हैं A का क्या हो गया, 2, A का 2, ठीक है। फिर B का क्या हो गया? तो B का 5। C का क्या हो गया? तो बच्चे C का 4, A का 2, B का 5, C का क्या? 4। और बाबू B आंसर हो जाएगा। क्या होगा? B आंसर होगा। फिर से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको सेफ्टी लैंप हम लोग जनरली क्या करेंगे? उष्मा, ठीक है, गतिकी एवं खगोल भौतिकी में यूज करते हैं। सेफ्टी लैंप का निर्माण किया था हम्फ्री डेबी नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। MS स्वामीनाथन भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन? तो आपको हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनक, डॉक्टर MS। 20 में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। और UR राव, ठीक है, UR राव जो है ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ये काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 का B नंबर, ध्यान में रखना बेटा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, भौतिकी के आधार पर वैज्ञानिक विधि के चरणों को प्रारंभ से अंत तक, तो अंत के रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है बच्चे, जितना भी प्रश्न है, आज वाला जो प्रश्न है सब NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, सब जो है NCERT एग्जाम्पलर का 9th-10th का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखिए। देखिए क्या कह रहा है, भौतिकी में अनुसंधान कैसे होगा भाई? सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बेटा? तो जब भी भौतिकी में अनुसंधान की बात करेंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करते हैं,
अवलोकन करेंगे। जैसे केपलर जो है, ठीक है, वो ग्रह के गति का टेलीस्कोप के माध्यम से अवलोकन किए। तो क्रमबद्ध प्रेक्षण ये पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया बच्चे। अब क्या हुआ, जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तब आपको क्या देना पड़ेगा, तो तब आप दीजिएगा, ठीक है, आपको थ्योरी देंगे। क्या देंगे, थ्योरी देंगे, थ्योरी देंगे बच्चे, सिद्धांत देंगे, परिकल्पना का परीक्षण, ठीक है, हम करेंगे। पहले क्या करेंगे, ठीक है, परिकल्पना, हाँ नहीं, ये देखिए परिकल्पना का निर्माण करेंगे, थ्योरी, थ्योरी देंगे। क्या देंगे, थ्योरी। यहाँ देखिए परिकल्पना का निर्माण, थ्योरी किए, सिद्धांत दिए। अब क्या करेंगे हम, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये परिकल्पना देने के बाद हम इससे जो निचोड़ निकला उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट किए, ठीक है, हाँ, हाइपोथेसिस क्रिएट किए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस हाइपोथेसिस का देने से तो कोई मतलब नहीं है, इसका हम टेस्टिंग भी करेंगे। क्या करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे, परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण। तो देखिए एकदम एकदम ध्यान में रखिएगा, कोई भी मान लीजिए मेरे मन में विचार आया, ठीक है, मेरे मन में विचार आया कि पृथ्वी में एक ताकत होती है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पहले हम इसको फेंके फेंके बार 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 बार, हमको क्या हुआ, मेरे हाथ में, ठीक है, आया जी, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा। फिर हम एक ठो ये देखे, उसके बाद क्या किए, मोबाइल को ऊपर फेंके, वो भी नीचे आ गया, कुछ और लिए ऊपर फेंके, वो भी नीचे आ गया हाथ में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण। मतलब आपको क्या करिए, क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, ठीक है, लगातार आपको कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, एक के बाद एक परीक्षण करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इससे हम थ्योरी जनरेट किए कि क्या बोलते हैं, थ्योरी जनरेट किए कि पृथ्वी में एक ताकत है जिसके कारण वह क्या होता है, ठीक है, वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। उसके बाद हम क्या बोले कि नहीं, ये जो थ्योरी है ये क्या है, ये ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल को हम टेस्ट किए जी, क्या करिए, टेस्ट किए, हर जगह ले जाके, देरबात में भी टेस्ट किए, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह जाकर के इसका टेस्टिंग किए। तब जाकर के क्या हुआ, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से हमने एक थ्योरी को डेवलप कर दिया जी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। ध्यान में रखेगा बेटा, कौन सा होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्या यहाँ पर, ठीक है, बात करते हैं भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोनिक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, हाइड्रोफोनिक्स, यानी जल के अंदर, जल के अंदर, यानी हाइड्रो मतलब क्या हुआ, जल, और फोनिक्स मतलब क्या हुआ, ध्वनि की, फोनिक्स मतलब क्या हुआ, ध्वनि, ठीक है। तो जल में ध्वनि, इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। यानी जल के भीतर, जल के भीतर, ठीक है, जल के भीतर ध्वनि का अध्ययन, ध्वनि का अध्ययन को हम ध्वनि की मतलब हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, अध्ययन, ठीक है। चलिए बच्चे ये जरा देखिए, होरोलॉजी, समय का अध्ययन। क्या होगा, समय के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, होरोलॉजी कहेंगे, समय का अध्ययन कहलाएगा और अध्ययन कहलाएगा। जरा ये देखिए, एपिग्राफी, नाम सुने होंगे आपको, ठीक है। एपिग्राफी मतलब क्या हुआ, ठीक, अभिलेखों का अध्ययन करना, ठीक है, एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है, एपिग्राफी अध्ययन कहलाएगा। और अब याद इधर देख लीजिए, ठीक है, आपको द्रव स्थितिकी, ये क्या हुआ, हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी जल, जल, ठीक है, जल जो क्या होगा, स्थिर अवस्था में रहता है, उसके अध्ययन को हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स है बेटा, ये हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हाँ, द्रव जो स्थिर अवस्था में रहता है उसके अध्ययन को हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्या बच्चे ध्यान में रखना है कि हाइड्रोफोनिक्स, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोनिक्स, जल के अंदर, ठीक है, अध्ययन हम लोग करते हैं इसका। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नूरी साल क्या है। नूरी मतलब चंद्रमा, नूरी मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। नूरी, नूरी साल क्या है, तो नूरी एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला, यानी एक वर्ष में नूर जितना दूरी, नित नए नूर जितना, ठीक है, आपको समय लगाएगा। देखिए कोचिंग का विरोध नहीं ना है कुछ,
चलिए, तो ये नूरी साल क्या हुआ बेटा? नूरी साल हुआ 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत फासला, बच्चे इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। और ठीक है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, 10⁻16 मीटर हो गया। चल बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई क्या है? तो देखिए, G बराबर क्या होता है? FR² बटा क्या होगा? M1 इंटू M2। यहाँ देखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और पर kg इंटू kg, kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये ना होगा, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। और इसका मान कितना होता है? खोजा किसने? तो बेटा बार बार हम बताते हैं कि आपका जो G है, इसको खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोजा? हेनरी कैवेंडिश। खोजा हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। और मान किसने दिया? तो बच्चे इसका मान दिया था। ठीक है, मतलब खोजा इसको न्यूटन ने। किसने खोजा? न्यूटन ने। और मान दिया, यहाँ देखिए उल्टा लिख दिया, मान दिया किसने? मान दिया हेनरी कैवेंडिश ने। कितना दिया मान बेटा? जल्दी बताइए। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही वाला मान है। चल आगे देखते हैं। मान दिया हेनरी कैवेंडिश ने और खोजा किसने? न्यूटन ने। एकदम ध्यान में रखिएगा। कितना मान है बेटा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है, हमेशा आकर्षण बल होता है। कई बार आपको बता चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण जो है यह क्या है? सबसे कमजोर बल है प्रकृति का। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ बच्चे, सब याद हो गया आप लोगों को। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? तो मेगावाट कहाँ? तो घर में यूज करते हैं किलोवाट आवर। घर में किसका यूज करेंगे? किलोवाट आवर में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। और बच्चे मेगावाट जब भी बोलेगा तो प्रोडक्शन सेंटर पर, यानी उत्पादन केंद्र पर, उत्पादन केंद्र पर। और मेगा मतलब क्या हुआ? ठीक है, उत्पादन केंद्र पर इसको यूज करेंगे। मेगा मतलब हुआ 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट को मेगा वाट बोलेंगे। और 1 किलोवाट आवर, ये देखिए वो है आपको शक्ति का मात्रक। और ये जो है, ये किलोवाट आवर, ये किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? ऊर्जा। बेटा बोलिए ऊर्जा कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। चलिए, तो कहाँ पर होगा? उत्पादित की जाती है, यहीं पर होगा। ठीक है,
उपभोग की जाती है, तो उपभोग की जाती है तो किलोवाट में मेजर करते हैं, ठीक है, शक्ति को, और ऊर्जा को किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। चल बेटा आगे देखते हैं। यहां देख लीजिए क्या कह रहे हैं, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। देखिए लिफ्ट जैसे ही क्वेश्चन आए, हम बार बार बताते हैं आपको, 3 कंडीशन बताते हैं ना जी, एकदम याद होगा आपको, ठीक है। पहला कंडीशन याद है कि त्वरित गति, ना ऊपर ने, त्वरित गति, ये कंडीशन, ठीक है, त्वरित गति। और त्वरित गति ऊपर जाएगा तो भारी, ऊपर जाएगा तो कैसा, भारी, और नीचे गिर जाएगा तो क्या, हल्का। एकदम ध्यान में रखिए, कंसेप्ट क्या कह रहा है, कंसेप्ट कह रहा है गति कैसी होनी चाहिए लिफ्ट की, त्वरित होनी चाहिए, त्वरित कंडीशन में ये है। अब देख बेटा, ठीक है, अगर लिफ्ट एक समान से जाएगा, एक समान गति, एक समान गति ठीक से जाएगा तो क्या होगा, तो एक समान गति से जाएगा तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है, आपको भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार अपरिवर्तित, भार अपरिवर्तित, ठीक है ना, अपरिवर्तित। हाँ एक चीज़ और करने वाले हैं, आपको याद होगा हम शुरू किए थे सॉल्यूशन शुरू किए थे ना, बीच में शुरू किए थे, तो लड़का सब बहुत ज़्यादा उस समय में बोला कि सर का है सॉल्यूशन, याद है ना, बीएसएससी में हम शुरू किए थे सॉल्यूशन देना, तो लड़के सब बोला क्या कि सर सॉल्यूशन का क्या होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन अब देंगे हम, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं कि हम क्या है कि इस टेस्ट का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आपको लिखना कम पड़ेगा, और हम जितना बात बताना चाह रहे हैं उतना बात आपको क्या होगा, आपके पास पहुँचेगा, ठीक है, जितना बात हम बचाना, हाँ सब करेंगे। पहले देखिए अभी हम 40 बच्चों को, सुनिए 40 बच्चों को हम बीपीएससी पीटी बीपीएससी मेंस में और दरोगा में हम 40 बच्चों को पहले सिलेक्ट करेंगे, अभी जो मेरा प्लान है 40 बच्चों को, और उस पर हम मेहनत करेंगे, ठीक है, जैसे बोलेंगे पढ़ने के लिए उस तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तब जाकर के रिजल्ट होता है। ऐसे रिजल्ट देखिए, ऐसे में क्या होगा कि कुछ पता नहीं चलेगा, बैच कब खत्म होगा नहीं खत्म होगा पता नहीं, जो जनरली मार्केट में होता है ट्रेंड, ठीक है, उसको हम मोल्ड करेंगे बच्चे को, क्योंकि सामने आपको 68वीं है, 68वीं का पीटी, 68वीं का मेंस, 67वीं का मेंस, और दरोगा जय दिन नहीं आया है बाबू वैकेंसी, ठीक है, दरोगा का वैकेंसी मतलब कभी भी डंका बोल सकता है, इसीलिए हम उसके लिए तैयार हैं, 100% हम तैयार, हम उसमें कहीं से भी कुछ सुनेंगे नहीं, ठीक है, जिसको हमको करना है उसको एकदम, चाहे आप क्या बोलते हैं मेहनत करिए या भाग जाइए, ज़्यादा ज़्यादा 2 ही काम हो सकता है, या तो मेरे साथ मेहनत करेगा या क्या करेगा, भाग जाएगा, 2 ही काम हो सकता है। चल बेटा, अब एक समान गति से जाएगा तो भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई भार में परिवर्तन नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, जो भार आपका एक्चुअली है वही होगा। अब देख, अगर क्या होगा, जी त्वरण से गमन करेगा तो ऊपर जाएगा तो दुगुना भारी, ऊपर क्या होगा, दुगुना भारी, 2 गुना भारी, 2 गुना भारी, और नीचे क्या होगा, भारहीनता, नीचे गमन करेगा तो क्या होगा, भारहीनता का अनुभव होगा, भारहीनता का अनुभव। चलिए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, ठीक है, स्थिर वेग से गलत बात है, वेग से नीचे गलत बात है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, है ना, पकड़ में आ गया। यही 3 कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अब बाकी तो आप लोग को बेसिक का नोट्स है ही आपके पास में, ठीक है, तो और मज़ा आएगा उसको अगर एक बार रिवाइज में रखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं ना उसको रिवाइज में थ्योरी को रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, समरूप मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है, वेग समरूप किस कंडीशन में, तो वेग अगर यूनिफॉर्म है या समरूप है तो 2 कंडीशन है, यूनिफॉर्म या समरूप है तो वेग है 2 कंडीशन, तो क्या बोलेंगे, पहला आपको क्या होगा, परिमाण नियत होगा, एक बात याद रखिएगा, और इसमें दिशा भी नियत होगा, दिशा भी क्या होगा, नियत होगा, फिक्स्ड होगा, दोनों नियत होगा। तो यहां देखिए, तो वेग का मान उल्टा हो गया, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं, तो समरूप वेग कहते हैं। अब देखिए बेटा, समरूप वेग अगर होगा, ये देखिए, ये एक समान वेग हो गया का, एक समान वेग का ग्राफ, ये देखिए विस्थापन है और ये क्या है, समय है, विस्थापन और क्या है, समय है, तो विस्थापन समय ग्राफ ये सरल रेखा है, कौन रेखा है, सरल रेखा है, तो विस्थापन समय ग्राफ अगर सरल रेखा हो तो वेग एक
एक समान होगा, वेग एक समान। और विस्थापन समय ग्राफ यदि क्या हो तो बच्चे अगर क्या हो तो ये ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और अगर विस्थापन समय ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा, तो वस्तु क्या होगा, यह असंभव ग्राफ। कौन सा ग्राफ, समय के साथ बदल रहा है, नहीं बदल, ठीक है, बस एक ही समय में अलग अलग वेग हो सकता है, नहीं हो सकता, असंभव ग्राफ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है बच्चे, बल जो है, बल क्या होता है, तो एफ हो गया बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। टॉर्क, टॉ है, ये टॉ है बेटा, टॉर्क, ये क्या होगा, आर क्रॉस एफ, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हाँ, आर क्रॉस एफ, ये क्या होगा, अक्ष से दूरी गुना बल, अक्ष से दूरी गुना बल का गुणनफल, दूरी गुना बल, ठीक है। कार्य क्या है, तो कार्य W बराबर होता है एफ डॉट एस, और कोणीय संवेग L बराबर होता है आर क्रॉस पी, तो एकदम ध्यान में रखिए क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल। नहीं पता चला आपको, पता चला हो, नहीं पता चला, हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टॉ लीजिए, टॉ बराबर क्या हुआ, एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, जो भी कीजिए। एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम ए गुना क्या आर, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर अल्फा आर होता है, क्या होता है, अल्फा आर, यानी कोणीय त्वरण गुना त्रिज्या, ये रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुना त्रिज्या हो गया, गुना आर कर दे बेटा, तो क्या होगा, तो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो गया, एम आर स्क्वायर को बोलते हैं आई, जड़त्व आघूर्ण, तो आई अल्फा हो गया, यानी आपको पता है कि ये टॉर्क हो जाएगा, क्या होगा, टॉर्क। तो अब एकदम याद रखिए बेटा, क्या याद रखना है, दो बातें यहां से याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग होगा, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुना क्या होगा, कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, लिख लीजिएगा इसको, ये खूब पूछता है कोणीय वेग। चलिए अब देखिए, यानी इसको क्या बोलेंगे, आई ओमेगा। अब देखिए, ठीक है, आपको टॉर्क मतलब बल आघूर्ण क्या होगा, तो बल आघूर्ण होगा, ठीक है, आपको जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण, आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण होता है, यानी आपको हो जाएगा आई अल्फा, एकदम ध्यान में रखिए, आई अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपको टॉर्क होगा आंसर। क्या हुआ, बल जो है वो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। कार्य जो है बल डॉट विस्थापन, ठीक है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कोणीय संवेग मैंने क्लियर कर दिया आपको कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल कोणीय वेग का गुणनफल होगा, और बलाघूर्ण जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का क्या होगा, गुणनफल होता है। चल बेटा आगे देखते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए, किसके वेग को, प्रक्षेप, बच्चा अधिकतम परास क्या होगा, अधिकतम परास मतलब आर, रेंज है, प्रोजेक्टाइल का रेंज है, रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा क्या जी, एकदम ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है कि अधिकतम परास कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री, अधिकतम परास कितने डिग्री के कोण पर, 45। पढ़ा नहीं है बच्चों लोग, ठीक है, रिवीजन नहीं कर रहा है। आर मैक्स बराबर क्या होगा, तो बच्चे साइन 2 अल्फा 45 दूनी 90, ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। अब देखिए आर प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो गया ना। अब कह रहा है कि प्रक्षेप को दोगुना कर देने पर, तो ये देखिए आर बराबर यू स्क्वायर और R1 बराबर क्या होगा 2u का स्क्वायर हो गया ना बेटा, 4u स्क्वायर। तो यू स्क्वायर बराबर क्या है, आर है, तो यानी 4r हो जाएगा। यानी प्रक्षेप पहले का कितना गुना, 4 गुना हो जाए, पहले का कितना गुना, 4 गुना हो जाए। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का। नहीं, मैक्सिमम हाइट अगर बोलेगा तो एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर अपॉन क्या, जी, है ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और कितना डिग्री का कोण पर, 90 डिग्री।
आगे बढ़ो बेटा, यहाँ देखिए, न्यूटन के गति का नियम लागू होता है जब पदार्थ की प्रकृति हो तो केवल और केवल कण प्रकृति। किस पर? कण। याद रखिए, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, गति नियम, बाबू एकदम ध्यान में रखिएगा, न्यूटन का गति नियम सार्वभौमिक। कौन है सार्वभौमिक? न्यूटन का गति नियम सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कौन है? यूनिवर्सल कौन है? तो आपको यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक नियम कौन है? तो बच्चे सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ। एकदम ध्यान में रखिएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, और यहीं से पहला और दूसरा नियम निकल के आया। और एफ बराबर क्या होता है? डीपी बाई डी टी। याद रखिए, दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होगा, और संवेग क्या होगा? डी बटे डी टी, और एम भी ले लीजिए, है ना, एम को बाहर रख लीजिए और डी भी बाय क्या कर दीजिए? डी टी कर दीजिए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी ठीक है, अगर कण होगा, तरंग में तो कोई द्रव्यमान नहीं होता है, तो ये ऐसे कणों पर लागू होगा जिसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, न्यूटन का गति नियम सार्वभौमिक नियम द्वितीय नियम को कहते हैं, और द्वितीय नियम में ठीक है आपको संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, यानी यहाँ द्रव्यमान होगा तभी जाकर के न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम लागू होगा, अनलेस न्यूटन के गति का नियम लागू नहीं होगा। ध्यान में रखना बेटा, क्या कह रहे हैं? ठीक है, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, गति नियम ठीक है आपको तभी लागू होता है, तभी लागू होता है जब वस्तु में लागू होता है, ठीक है, जब वस्तु में द्रव्यमान हो, जब वस्तु में द्रव्यमान हो। एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु में द्रव्यमान हो। अगर वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा तो आपको यह लागू नहीं होगा, वस्तु में द्रव्यमान नहीं तो यह लागू नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, अगर आपके वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो यह लागू नहीं होगा। बच्चे, तरंग प्रकृति, प्रकाश तरंग प्रकृति की है, यह किसने बताया था? तो हाइगेंस ने। किसने बताया? हाइगेंस ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में हाइगेंस ने बताया था। प्रकाश के ठीक है या इलेक्ट्रॉन के द्वैत प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो यह बताया था डी ब्रोगली ने। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने कहा था। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, डी ब्रोगली ने कहा था, ठीक है, कि प्रकाश जो है या इलेक्ट्रॉन जो है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, यानी वह कण और तरंग दोनों की भांति क्या होगा? गति करेगा या कार्य करेगा। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, भौतिक तुला का कार्य किस पर आधारित होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है। ये देखिए भौतिक तुला, बेटा भौतिक तुला में यहां पर एक ठो हो गया, ये हो गया, और ये डंडी है ना, टीचरों डंडी मारता है जी, हाँ टीचर भी क्या होगा? डंडी मारेगा। पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो डंडी मारेगा, ठीक है, आपको टीचर भी डंडी मारता है। तो ये कौन सा तुला है? भौतिक तुला। भौतिक तुला जो है बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि यह जो है आपको भौतिक तुला जो है यह कौन सा उत्तोलक है? पहले बताइए, उत्तोलक कौन सा है? उत्तोलक लीवर कौन सा है? तो प्रथम क्लास, फर्स्ट क्लास। कौन सा क्लास? क्यों बच्चे? क्योंकि बीच में क्या हुआ? फलक्रम। पढ़े हैं ना, बीच में फलक्रम, मध्य में अगर फलक्रम हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। और देख बेटा, यहाँ भी भार, यहाँ भी आपको बाट रखते हैं ना, तो पृथ्वी उसको खींचेगा अपनी ओर। तो यहाँ वस्तु रखे, यहाँ क्या? भार, बाट रखे मान लीजिए, तो बाट भी नीचे बल लगाएगा, यहाँ भी बल लगाएगा, तो दो बल तो पक्का लगता है। अगर इधर दबाएंगे तो इधर गड़ेगा, इधर, यानी दो बल, ठीक है, दो बल विपरीत दिशा में, ठीक है, एक ही रेखा पर कार्य करता है, और इसको बोलते हैं समानांतर बल का सिद्धांत। यानी ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, तुला में दो बल विपरीत दिशा में एक ही रेखा पर कार्य करता है, एक ही रेखा पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा डी नंबर। संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन आधारित है? रॉकेट का उड़ना, ठीक है, आपको बंदूक से गोली का छोड़ा जाना, तैरना, ठीक है, ये देखिए बंदूक का चलना, रॉकेट, ठीक है, रॉकेट, तैरना, ये सब किस पर आधारित? रॉकेट का उड़ना, ठीक है, और आपका तैरना, ये सब आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
चलिए ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा मोटर देखिएगा क्या होगा, मोटर जो कार्य करता है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरेटर, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये चलता रहता है बच्चे। आगे बढ़ते बेटा, यहाँ देखिए एसएचएम से गुजरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है आपको पूछता है। पहले एसएचएम देख लीजिए बेटा, ये एसएचएम है। किसी भी गति को एसएचएम कब कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो पहला तो वस्तु आवर्त गति करेगा। वस्तु कौन गति करेगा, आवर्त गति करेगा। दूसरा, ठीक है, बल के विपरीत विस्थापन उत्पन्न होगा। क्या बोल रहे हैं, एसएचएम के लिए कंडीशन है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वस्तु आवर्त गति करता है, वस्तु आवर्त गति करता है, एकदम ध्यान में रखिए बेटा। दूसरा कंडीशन है कि बल के विपरीत विस्थापन उत्पन्न होता है, बल के विपरीत विस्थापन उत्पन्न होता है। ये दो कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर कह रहा है कि एसएचएम से गुजरने वाले कण के वेग और विस्थापन। तो बच्चे ये देखिए, एसएचएम में दो पॉइंट होता है, एक होता है मीन पोजीशन और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से चला वस्तु, ये मीन पोजीशन है, यहाँ वेग का मान महत्तम होगा, गतिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा। जरा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम पोजीशन में महत्तम बिंदु पर क्या होगा, तो वेग का मान 0 होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, आपको मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा। ध्यान में रखिएगा। अब क्या कह रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि जब भी ग्राफ बनेगा तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ये देखिए इस तरह का ग्राफ बनता है, वेग और किसके बीच, वेग और, ठीक है, विस्थापन के बीच, वेग और विस्थापन के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, तो दीर्घवृत्त, 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 ठीक है, आपको इलिप्स बनता है, इलिप्स, दीर्घवृत्त बनता है, इलिप्स बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ हम खींचेंगे तो वह हमेशा इलिप्स बनेगा, इलिप्स बनेगा बेटा, दीर्घवृत्त बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। परवलय ग्राफ कैसा होता है, तो परवलय आपको पता है, ये ऐसा ग्राफ को परवलय बोलते हैं, ठीक है। सीधी रेखा पता ही है, वृत्त भी पता है आपको, वृत्त में अनंत बार में दिशा में परिवर्तन होता है। चल इसको देखते हैं। एक सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता है। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एक सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता है यदि, ठीक है बच्चे, सेकेंड पेंडुलम, कौन सा पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम। बोलिए आवर्तकाल कितना होगा था सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम का सेकेंडी पेंडुलम इसको बोलते हैं, 2 सेकेंड। कितना होगा, 2 सेकेंड। अब देखिए बच्चे, ठीक है, आपको पेंडुलम का आवर्तकाल t बराबर 2π√अंडर क्या होगा, L/z होगा, हो। चल अब देखिए ये लंबाई बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो लंबाई बढ़ने पर बोला आवर्तकाल नहीं घटता है, तो यहाँ पर तो क्या हो, आवर्तकाल बढ़ रहा है। चलिए इसे पृथ्वी तल से काफी ऊंचाई पर ले जाने पर, तो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g है, ऊपर ले जाएंगे तो g का मान क्या होगा, घटेगा, t का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी t का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए इसे पृथ्वी तल से काफी गहराई पर ले जाने पर, तो पृथ्वी तल से गहरा पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो t, ठीक है, आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है, √g हो गया। तो g घटा तो t का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ भी बढ़ा। किसी भी कंडीशन में आपको आवर्तकाल घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो आंसर बोलिए क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार क्या हो रहा, बढ़ ही रहा है आवर्तकाल, कभी भी घट नहीं रहा। लंबाई बढ़ेगा घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो बढ़ेगा आपको आवर्तकाल। समझ में आ रहा है भाई, पक्का ना। आगे बढ़ रहे भाई, यहां देखिए, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। कह रहा रैखिक सरल आवर्त गति में, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति बोल रहा है बेटा, सरल आवर्त गति आपको पता है, सरल आवर्त गति में अभी तुरंत बताए थे, यहां पर वेग का मान क्या होगा, महत्तम, बताए थे जी, काइनेटिक ने। ये कौन सा पोजीशन है बेटा, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। कौन सा स्थिति, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति पर वेग भी महत्तम होगा, गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, महत्तम होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, एसएचएम में माध्य स्थिति और, ठीक है, माध्य स्थिति पर वेग भी महत्तम होगा और क्या महत्तम होगा, क्या महत्तम होगा, क्या महत्तम होगा, ठीक है, आपको गतिज ऊर्जा भी महत्तम। तो बोलिए क्या होगा, माध्य स्थिति,
है ना। अब बोलिए, बोलेगा क्या कि इस छोर पर, माध्य स्थिति से छोर पर देखिए बीच में माध्य स्थिति से आधी दूरी पर दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। रास्ते के प्रत्येक बिंदु पर दोनों एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। छोर पर क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान महत्तम होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ छोर पर बोल रहा है, छोर पर काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाएगा। एक ही तो ऑप्शन इससे भी छांट लेंगे हम, ठीक है। चल बेटा आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, किसी निकाय का रेखीय संवेग तथा कुल गतिज ऊर्जा दोनों का मान नियत होता है। बच्चे किसमें होगा, बच्चे संघट्ट 2 प्रकार का, संघट्ट कितने प्रकार का, 2, बार बार बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यास्थ, पहले होता है प्रत्यास्थ, दोनों चीज कंजर्व हो, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों अगर संरक्षित रहता है तो ऐसे संघट्ट को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। और प्रत्यास्थ संघट्ट में कौन कौन होगा, ठीक है। क्वार्क के गेंदों के बीच टकराव, ध्यान दीजिएगा, क्वार्क के गेंदों के बीच टकराव, क्वार्क के गेंदों के बीच टकराव को हम कौन सा एनर्जी बोलते हैं, हाँ, क्वार्क के बीच गेंदों के बीच टकराव, जैसे परमाणुओं के बीच टकराव, ये सब प्रत्यास्थ संघट्ट हो गया। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में आइए, अप्रत्यास्थ संघट्ट में, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा, तो बच्चे संवेग, संवेग आपको संरक्षित होगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट टू बी कंजर्व्ड होगा, नहीं संरक्षित रहेगा। तो ऐसे संघट्ट को हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, दोनों चीज संरक्षित हो रहा है, ठीक है। तो संघट्ट कितने प्रकार के, कौन कौन, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ में क्या होगा, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित, लेकिन ठीक है आपको अप्रत्यास्थ में केवल और केवल संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे देखते हैं, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं, किसकी सहायता से, बच्चे धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता निकालने के लिए, धातु की शुद्धता निकालने के लिए, धातु की शुद्धता निकालने के लिए घनत्व मापना पड़ता है। धातु की शुद्धता निकालने के लिए आपेक्षिक घनत्व मापना पड़ता है, आपेक्षिक घनत्व मापना पड़ता है, घनत्व मापना पड़ता है, मापना पड़ता है। और ये आपेक्षिक घनत्व हम किसके द्वारा मापेंगे, किस सिद्धांत के द्वारा, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा मापेंगे। पास्कल का नियम, द्रव के दाब से संबंधित, द्रव के दाब से संबंधित नियम किससे, पास्कल का नियम। बॉयल का नियम, नियत ताप पर, नियत ताप पर, किस पर, नियत ताप पर आयतन, आयतन, ठीक है, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा बच्चे, दाब का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, नियत ताप पर आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था लेबोजियर ने। किसने दिया था बच्चे, लेबोजियर ने। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, लेबोजियर ने। किसने दिया था, लेबोजियर ने दिया था बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो जननांकिकी। कौन जी, जननांकिकी। बच्चे पारिस्थितिकी विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। फिर देखिए पर्यावरण से संबंधित हो गया, और आपको आनुवांशिकी, ठीक है, आपको दो चीज से, एक तो क्या होगा, आपको वंशागतिकी, वंशागतिकी हेरिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंशागतिकी, और ठीक है, और वंशागतिकी और विभिन्नताओं से संबंधित है, विभिन्नता यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन से संबंधित है। और वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन इसमें किया जाता है, विषाणु का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, विषाणु का अध्ययन करते हैं किसमें, तो आपको जननांकिकी में, जननांकिकी में। जबकि आनुवांशिकी विज्ञान जो है वंशागतिकी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वंशागतिकी और विभिन्नताओं का अध्ययन इसमें करते हैं, किसमें, आनुवांशिकी में।
चलिए जननांकी में क्या करेंगे, तो मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ा हम यहाँ पर डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। जनगणना जो है डेमोग्राफिक्स के अंतर्गत किया जाता है। पूरा एकदम रिकॉर्ड रखते हैं कि मानव जाति में कितने जाति हैं, क्या है, कैसे है, पूरा इसका रिकॉर्ड करें, कितना पुरुष कितना, ठीक है, कितनी महिलाएं, कितनी महिलाएं जो है, ठीक है, 21 साल से ऊपर है। उस तरह से हम लोग भी आंकड़ा निकालते हैं जी, कंप्लीट आंकड़ा, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ देखें, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को क्या कहते हैं। बच्चे बहुत अच्छा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये याद रखिए क्या है बच्चे, क्या होगा, बायोमेट्री। क्या कर दिया है रे क्वेश्चन को, नंबरिंग गलती कर दिया है, ठीक है, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्री कहेंगे, क्या कहेंगे, बायोमेट्री कहेंगे। यहाँ देखिए बायोनिक्स लिखिए बच्चे, बायोनिक्स, बायोनिक्स के अंतर्गत, बायोनिक्स के अंतर्गत, बायोनिक्स क्या है बच्चे, बायोनिक्स, बायोनिक्स के अंतर्गत, ठीक है, मशीनों का उपयोग, बायोनिक्स के अंतर्गत मशीनों का उपयोग मानव जाति के अध्ययन में करते हैं, मानव जाति के अध्ययन में करते हैं, या मानव जाति के समृद्धि में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। मानव जाति के समृद्धि में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मानव जाति के समृद्धि में यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। बायोनोमिक्स के अंतर्गत, बायोनोमिक्स के अंतर्गत देखिए, बायोनोमिक्स है ना, बायोनोमिक्स के अंतर्गत पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बायोनोमी के अंतर्गत लॉज ऑफ लाइफ, जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। लॉज ऑफ लाइफ, जीवनों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। मेढक के कायांतरण में, ध्यान दीजिए बच्चे, मेढक के कायांतरण में हम बार बार बोलते हैं कि मेढक जो है, मेढक उभयचर है। क्या है बच्चे, मेढक आपको उभयचर है, उभयचर। और इसमें जो है 3 व्यवस्थाएं होती है श्वसन करने के लिए। पहला क्या होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, त्वचा द्वारा, त्वचा स्किन द्वारा। दूसरा क्या होगा, गलफड़ के द्वारा, गलफड़ या गिल बोलते हैं, गिल द्वारा। और तीसरा क्या होगा, तो आपको फेफड़ा के द्वारा। बच्चे आपको पता होगा कि मेढक जो है वो बच्चा बोलते हैं, मेढक जो है टेडपोल, बच्चे में टेडपोल की अवस्था में होता है। बच्चे की अवस्था में क्या होगा, टेडपोल। क्या होता है बेटा, टेडपोल होता है, टेडपोल। और अगर इसको आयोडीन, कौन सा नहीं मिला, आयोडीन, अगर इसको नहीं मिला तो ये कभी भी, ठीक है, मेढक नहीं बन पाता है। ध्यान में रखिए बेटा, ठीक है, मेढक ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मेढक, टेडपोल को मेढक बनने के लिए क्या चाहिए, टेडपोल को मेढक बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन तो पक्का है कि चाहिए ही चाहिए जी। आयोडीन तो क्या है, चाहिए ही चाहिए बच्चे। ठीक है, तो क्या होगा, तो पिछली टांगे, मेढक के कायांतरण में पिछली टांगे समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंत छोटी हो जाती है। बच्चे क्या होगा, पिछली टांगे समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा मेढक में दोनों टांग होता है जी। अगला टांग खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपको त्वचा खुरदरी हो जाती है। ये आपका आंसर होगा, त्वचा खुरदरी हो जाती है। ठीक है, त्वचा पहले क्या था, टेडपोल का त्वचा सॉफ्ट होता है। मछली देखिएगा पकड़िएगा ना तो फिसल जाएगा हाथ से। ठीक है, लेकिन मेढक जो है ना वो क्या होगा, त्वचा उसका खुरदरा होता है और उसमें श्लेष्मा लगा होता है। क्या लगा होता है, श्लेष्मा लगा होता है। ध्यान में रखिएगा, क्या लगा होगा, श्लेष्मा लगा होता है। चल आगे बढ़ते बेटा, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं।
यहाँ देखिए सर्पों की विष ग्रंथियाँ, विष ग्रंथियाँ, ठीक है, किसकी? समांग ग्रंथि होती है बच्चे। तो आपको पता होगा मछलियों के, कशेरुकियों के प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान यह होता है। कशेरुकी प्राणी जितना भी कॉर्डेटा संघ का जंतु है उसका लार ग्रंथि के समान क्या होता है? ये विष ग्रंथि होती है। जनरली विष जो होता है, विष ग्रंथि जो होता है, विष ग्रंथि ये क्या होता है? तो विष ग्रंथि जो होता है वह ध्यान में रखिएगा, ये जो विष होगा यह क्या होता है? तो बच्चे अम्लीय होता है। कैसी प्रकृति? और ये क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होता है, क्षारीय प्रकृति होता है। यानी आपको इसका जो विष होगा, मछली का और जो सर्प का जो विष होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और यह जो है लिखिए सर्प का विष, सर्प का विष, ठीक है, आपको सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलिए बेटा, और ये क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसा होगा? तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, एकदम याद रखिएगा। और सांप के विष को हम क्या कहते हैं? विनोम। क्या कहते हैं बेटा? विनोम कहते हैं, ठीक है, विनोम कहते हैं, विनोम, VENOM, विनोम कहते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? आप लोग बताइए। बच्चा पक्का ना? सबसे बड़ा स्तनधारी, एकमात्र स्तनधारी, एकमात्र स्तनधारी जो उड़ता है, बोलिए। एकमात्र स्तनधारी जो उड़ता है, हाँ क्या हुआ? बैट, चमगादड़। स्थल पर सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकी हाथी। कौन होगा? और जितना भी स्तनधारी है, कौन सा वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी। ये यूथेरिया है। क्या है? यूथेरिया, यूथेरिया, यूथेरिया होता है। स्तनधारी किस श्रेणी में आता है? तो यूथेरिया की श्रेणी में आता है। चल आगे बढ़ते बेटा। स्तनधारी किस श्रेणी में आएगा? यूथेरिया, यूथेरिया। और ये कॉर्डेटा आता है। क्या होता है? कॉर्डेटा। यहाँ देखिए, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। सही है जी, ठीक है। देखिए एनिमेलिया, एनिमेलिया, हम लोग एनिमल हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। हम लोग क्या है? तो आपको बहुकोषीय है या नहीं है? बहुकोषीय है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? तो हम यूकेरियोटिक जीव हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक। बच्चे हम लोगों में सेल पूर्णतः डेवलप है, ठीक है, और यूकैरियोटिक जीव आते हैं हम लोग। और ठीक है, विषमपोषी हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है बच्चे, ठीक है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं। हाँ, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, और हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है हमको। तो ये सही आपका हो गया। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है बच्चे, ठीक है। प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखिएगा, प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, उपस्थित। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज उपस्थित रहती है। और ये बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज निर्मित होता है, सेलुलोज निर्मित होगा। तो बच्चे आपको एक सही है, दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो बोलिए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, कौन सही हो गया? ठीक है, आपको पहला ही नंबर आपका सही हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा, यहां देखिए एनेलिडा, एनेलिडा क्या होगा? तो बच्चे जब भी एनेलिडा सम की बात करते हैं, यहां देखिए सबसे पहले चूज कीजिए। सबसे पहले ऑर्थोपोडा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? कौन होता है? आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। तो बी का 2 नंबर, तो बी का 2 नंबर यहां पर है, बी का 2 और बी का 2 है ना। चल अब देखिए क्या करते हैं। मोलस्का,
मोलस्का। आपको बच्चे पता होगा कि मोलस्का संघ का जो भी जंतु होगा, जैसे इकोनोडर्माटा, पहले तो इकोनोडर्माटा ले लीजिए, देखिए ये कैसे चूज हो जाता है। इकोनोडर्माटा आपको स्टार मछली, स्टार फिश जानते हैं आप लोग, स्टार फिश इकोनोडर्माटा संघ में आता है। और ये देखिए कांटा है हो, इसके शरीर पर पूर्णतः कांटा होता है। तो इकोनोडर्माटा ये त्वचा कांटों से आच्छादित हो गया। दो तो पकड़ में आ गया। अब देखिए पकड़िए आंसर। तो एक का 3 और ठीक है, एक का क्या हो गया, रुकिए ना, एक बोलते हैं डी का 4। डी का 4 देखिए कहाँ पर है, ये देखिए है ना। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। तो ए में 4 है और बी में 4, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हम इसमें चूज करेंगे। एनलिडा, एनलिडा क्या होता है, तो जोंक होता है बेटा, एकदम देखिए जोंक होता है एनलिडा। या क्या होगा, लीच होगा, ठीक है, हाँ लीच होगा। तो एनलिडा में आपको आ जाएगा जोंक और लीच। इसमें क्या होता है, खुली संवहन तंत्र होती है। क्यों, क्योंकि ठीक है आपको रक्त जो है पूरे बॉडी में मिश्रित होता है, इसीलिए इसमें खुली संवहन तंत्र। और ठीक है आपको ए नंबर, ये देखिए ए नंबर का हो गया 1। अब चूज कीजिए, मोलस्का वास्तविक देहगुआ होती है, तो सब सही है, पहला वाला ही सही है, ठीक है। पकड़ेंगे इसे, समझ गए। जो आपको पहले से आ रहा है उस पर काम कीजिए। बच्चे आपको पता है ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा जंतु संघ होता है और दूसरे स्थान पर मोलस्का आता है। और मोलस्का जो भी जीव होगा तो वो जीव क्या होगा, तो वो मृदु कवची होगा, मृदु कवची, मृदु होगा एकदम, ठीक है, सॉफ्ट होगा, लेकिन खोल में बंद होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण में वो बंद होता है। इसलिए आंसर क्या होगा आपको एन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, हाँ ऑर्थोपोडा, अभी तुरंत बात किए थे। सबसे पहले देखिए पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा और ऑर्थोपोडा और इकानोडर्माटा। तो इकानोडर्माटा पर आते हैं मेटामियर, संधि, नाल तंत्र। बच्चे यहाँ देखिए सबसे पहले आते हैं कौन, तो ये ऑर्थोपोडा लीजिए, ऑर्थोपोडा। रुकिए ना, जल संवहन तंत्र क्या क्या मतलब है आपको, ठीक है। पोरीफेरा, तो पोरीफेरा सिलेंटेटा, तो जल संवहन तंत्र होगा इसका। याद रखिए ये जितना भी ऑर्थोपोडा संघ का जंतु आएगा, ध्यान देना बेटा, ऑर्थोपोडा संघ का जंतु आएगा सब में पेशीय तंत्र होगा, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा, बोलते हैं डी का 3, ठीक है, डी का नहीं, जितना भी, रुके ना, जितना भी ऑर्थोपोडा संघ का जंतु होगा वो क्या होगा, संधि उपांग होगा। यानी ऑर्थोपोडा में आपको उसका अंग अंग इधर उधर जुड़ा हुआ रहेगा बच्चे, स्क्लेमेंथिस, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो ये डी का क्या हुआ, 4 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है आपको। एनिलिडा संघ का जंतु, एनिलिडा संघ का जंतु जो भी होगा, ठीक है, एनिलिडा संघ का जंतु जो भी होगा, ठीक है। एनिलिडा में हमने कहा जोंक होता है, ठीक है, ये होता है। तो ठीक है, तो ये सभी जीव जितने भी होंगे वह आपको ठीक है, मेटामियर इसको कहते हैं, मेटामियर बच्चे, मेटामियर, क्योंकि मेटामियर के थ्रू यह हिरुडीन बाहर निकालता है। कौन सा निकालेगा, हिरुडीन, जो ठीक है आपको रक्त को शरीर के बाहर जमने नहीं देता है, रक्त को शरीर के बाहर जमने नहीं देता, शरीर के बाहर जमने नहीं देता, ध्यान में रखिएगा, जमने नहीं देता है, ठीक है। चलिए मेटामियर होगा इसमें, ठीक है, जैसे जोक लगा दिया आपको हेरोडीन, जिससे रक्त आपको बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए क्या आपका सी का हो गया 5। अब देखिए, अब पोरीफेरा, इसमें नाल तंत्र पाया जाता है। एस्केलेमेंथिस, ध्यान देना बेटा, ठीक है, आपका एस्केलेमेंथिस क्या होगा, इसमें पेशीय तंत्र होती है, ठीक है। और आपको इकोनोडर्माटा जल संवहन तंत्र होगा, क्योंकि जल में रहता है, क्या होगा, जल संवहन तंत्र होता है, जल में यह निवास करता है, जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1, हाँ सी नंबर, ए का 1, बी का 3, सी का डी, सी का 5, डी का 4 और ई का, फिर से सुनिए, पोरीफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है। एस्केलेमेंथिस, ठीक है, में क्या होगा, एस्केलेमेंथिस, ध्यान रखिए बच्चे, जब भी एस्केलेमेंथिस का बात करेगा तो इसमें पेशीय तंत्र पाया जाएगा। और ठीक है, इकानोडर्माटा जो है वो हमेशा ठीक है जल में निवास करता है, जलीय जीव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर, सेम ही है, सेम रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर वही होगा। चल बेटा आगे देखते हैं। लेग हेमोग्लोबिन क्या होता है, बच्चे आपको पता होगा, बार बार हम चर्चा करते हैं कि लेग हेमोग्लोबिन में निफ जीन पाया जाता है। कौन सा जीन, लेग हेमोग्लोबिन में निफ जीन पाया जाता है, निफ जीन पाए जाते हैं, जो ठीक है, जाते हैं, जो ठीक है, नाइट्रोजन को, जो
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये बदल देता है नाइट्रेट में। किस में बदल देगा? नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, ध्यान में रखिए इसको, बदलता है, ठीक है। और यही नाइट्रेट प्रोटीन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? प्रोटीन में बदल जाता है। तो लेग्यूम मूल ग्रंथि पाई जाती हैं, इसी में निफजीन पाया जाएगा, और यही निफजीन, ठीक है, आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और फिर जाकर के आपको क्या होगा? नाइट्रेट प्रोटीन में बदल जाता है। नाइट्रेट किस में बदल जाता है? प्रोटीन। कौन सा जीन पाया जाता है? हाँ बच्चे, ये लेग्यूम मूल ग्रंथि में एक तरह से राइजोबियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम भी पाया जाता है। राइजोबियम में ही निफजीन होते हैं, और यही निफजीन क्या करेगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। दलहनी पादपों, दलहनी, ठीक है, पादपों में यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किसमें? दलहनी पादपों में यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा पादप में बच्चे? दलहनी पादप में। नेक्स्ट देख बेटा, हरित क्रांति, ठीक है, में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त पादप कौन था? तो बच्चे क्या था? मैक्सिकन गेहूं। कौन सा गेहूं? मैक्सिकन गेहूं। एमर गेहूं का प्रयोग हम लोग ब्रेड में करते हैं। किसमें? ब्रेड में करते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, मैक्सिकन गेहूं होगा। और इसका निर्माण किया था नॉर्मन बोरलॉग। कौन किए थे? नॉर्मन बोरलॉग किए थे, नॉर्मन बोरलॉग किए थे। ध्यान में रखिए बेटा, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, ठीक है। भारतीय चावल में बहुत सारा चावल आता है। बासमती सबसे फेमस है जी, बासमती, और जया, ठीक है, जया, मंसूरी, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आपको है। जैपोनिका, जैपोनिका चावल, देखिए आपको क्या होगा? दलदली, दलदली जमीन में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी वानी लगता है, वहाँ पर दलदली जमीन में कौन सा उगेगा? जैपोनिका चावल उगाता है। दलदली, दलदली, क्या बोले बेटा? आए, दलदली जमीन नहीं, पानी का बात नहीं बोल रहे हैं, दलदली जमीन में बात कर रहे हैं। दलदली जमीन में ये उगता है, ठीक है, दलदली जमीन में इसका उत्पादन होता है। चल बेटा नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्न में किसका सही सुमेल है? सहजीवी उत्पादक, एकदम सही है। सहजीवी उत्पादक स्वजीवी उत्पादक है। सही बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्वजीवी मतलब क्या हुआ? ऑटो, मतलब ऑटोट्रॉपिक। क्या? ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। यहाँ देखिए ऑटोट्रॉफिक, ये क्या करेगा? तो वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय आपको फोटोन ऊर्जा को स्थिर करता है। फोटोन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, फोटोन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। किस में पड़ेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदलता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। एकदम याद रखना बच्चे, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि उत्पादक की श्रेणी में किसको रखते हैं? तो जितना भी स्वजीवी है, जो अपने आप भोजन बनाता है, सबको हम लोग किस में रखते हैं? स्वजीवी में रखते हैं, उत्पादक में रखते हैं। जैसे पादप, हरे पादप, जैसे शैवाल, ठीक है, ये सब। परोपजीवी बच्चे, परोपजीवी, ठीक है, परोपजीवी तो उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। परोपजीवी मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता, उपभोक्ता हो गया। मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी विभवंधक मतलब बच्चे मृतोपजीवी में कौन कौन आएगा? तो अलग बोलते हैं आपको फंगी, कवक, और ठीक है, कवक और क्या आता है? कवक और फंगी, और क्या आएगा? तो बैक्टीरिया आएगा। और विभंधक मतलब डिकम्पोजस होता है, डिकम्पोजस होता है, यानी ये सब कुछ को तोड़ देगा। परोपजीवी यानी जैसे हम लोग हैं, दूसरे पर निर्भर है बच्चे, हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। तृणभक्षी गौण उत्पादक, ये गड़बड़ है बच्चे, गौण उपभोक्ता बोल रहा है। तो तृणभक्षी जो है मांसाहारी बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? मांसा। तृतीयक उपभोक्ता होता है। कौन सा उपभोक्ता? तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। आपको मांसाहारी, ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी को हम क्या बोलते हैं? तो टर्सरी, ठीक है, टर्सरी उपभोक्ता कहते हैं, यानी आपको टर्सरी उपभोक्ता कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, टर्सरी उपभोक्ता कहते हैं बेटा, एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। उपभोक्ता जैसे कहेगा कि मनुष्य ऐसे सेकेंडरी उपभोक्ता है, लेकिन अगर कहेगा कि मनुष्य मीट खाता है, केवल मीट खाता है, तो उस केस में क्या हो गया? मनुष्य तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्लांटी जगत से विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिए बच्चे। थैलोफाइटा, आपको पता है थैलोफाइटा मतलब शैवाल हो गया। क्या हुआ? शैवाल, ध्यान देना बेटा। ब्रायोफाइटा, ये क्या होगा? पादप उभयचर, पादप उभयचर, पादप उभयचर, ठीक है, को ब्रायोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा मतलब क्या हुआ? तो संवहनीय पादप होगा। क्या होगा? यानी प्रथम स्थलीय पादप को हम क्या कहते हैं? प्रथम स्थलीय पादप, प्रथम स्थलीय पादप, जो समुद्र से आकर के स्थल पर शुरुआत हुआ, उस पादप को हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। देखिए तीनों चीज लिखे हैं, ठीक है।
बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे सब जो है कोई भी बीज उत्पादित नहीं करता। एकदम सही है, एकदम सही है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको ये सही है, ठीक है, एकदम सही है। चलिए, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, सही है ना जी। टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र उपस्थित होता है, एकदम सही है बच्चे, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है, तब ना पादप रहता है, बोलते हैं प्रथम स्थलीय पादप हो गया, तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होगा। संवहनीय उत्तक होंगे, अब देखिए फ्लोएम होगा। और थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, अभी तुरंत बताए। शैवाल कहाँ रहता है जी? जल में रहता है, तो ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, है ना समझ में? एकदम याद रखिए इन सब चीज़ों को, क्या क्या जो चीज़ बताए हैं। थैलोफाइटा शैवाल कहलाएगा, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा इसकी समुद्र में होती है, कहाँ होती है? समुद्र में होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर कौन होगा? शैवाल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ देख, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। कहाँ गया हुक है, हाँ रॉबर्ट हुक। चलिए, सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र, बच्चे प्रथम बार स्वतंत्र मतलब आपको क्या कहिए, प्रथम बार स्वतंत्र रूप से, या ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको जीवित पदार्थ में कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? लुएनहॉक ने, ठीक है। ये देखिए, जीवित पदार्थ में कोशिका की खोज, ये मृत, ये क्या था? मृत पदार्थ में, मृत पदार्थ में कोशिका की खोज में कोशिका की खोज किसने की थी? हो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चल बेटा, जीवित पदार्थ में रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या किया था? और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस। कैमिलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख बेटा, ठीक है। यहाँ देखिए, नहीं, ब्लैक रिएक्शन, आपको 2 तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार की अभिक्रिया? 2। एक होता है डार्क रिएक्शन, दूसरा क्या होता है? लाइट रिएक्शन। इसकी खोज की थी गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। कौन सा? फिर से सुनिए, कोशिका की खोज, ठीक है, आपको मृत पदार्थ में किसने? कोशिका की खोज जीवित पदार्थ में लुएनहॉक ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और ठीक है, आपको प्रकाश संश्लेषण में कितनी अभिक्रिया है? 2। एक लाइट रिएक्शन की खोज की हिल ने, किसने किया? हिल ने। और आपको डार्क रिएक्शन की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। चल बेटा आगे देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था, सही है? हो एकदम सही है। स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। और पुरकिंजे ने कोशिका के भीतर के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहा, यह भी सही है। बच्चे प्रोटोप्लाज्म जो है वह, ठीक है, वह आपको क्या है? तो कोशिका को भौतिक आधार प्रदान करता है, कोशिका को फिजिकल बेसिस, कोशिका को भौतिक आधार देता है, भौतिक आधार प्रदान करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, आधार प्रदान करता है। कोशिका को कौन भौतिक आधार प्रदान करता है? तो आपको प्रोटोप्लाज्म। तो दोनों आपका सही है, दोनों क्या है? सही है, ठीक है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है, ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। चलो नेक्स्ट देख। अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्ब्यूमिन। कौन होगा? एल्ब्यूमिन होता है बच्चे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। ये देखिए अंडा है, अंडा का ऊपरी जो आवरण होता है उसको हम बोलते हैं क्या? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हिस्टोन प्रोटीन बच्चे डीएनए में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं, एकदम याद रखिएगा, डीएनए में पाए जाते हैं। दलहन में, ठीक है, प्रोटामीन पाया जाता है। दलहन में प्रोटामीन, दलहन में कौन सा? आपको प्रोटामीन पाया जाता है। दलहन में प्रोटामीन पाया जाता है। दलहन में प्रोटीन कौन सा? प्रोटामीन। बच्चे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप लोग कि नाखून जो है किरेटिन प्रोटीन है। नाखून कौन है? किरेटिन, नाखून, ठीक है। उसके बाद बाल, ये सब किरेटिन प्रोटीन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला स्केलेटल प्रोटीन कुछ नहीं होता है, ठीक है, डीएनए में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब किस में पाया जाता है? डीएनए में पाए जाते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, डीएनए में पाए जाते हैं। चलो बेटा
किस किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर होता है? कौन सा? एक्स किरण। कौन सा? एक्स किरण का। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा कि अगर इसको हम बात करें इतना से इतना नैनोमीटर की बात करें, एक्स किरण की खोज किसने की थी? बोलिए जल्दी से। रोंटजन। किसने किया था? रोंटजन ने किया था। गामा किरण बोल बेटा। पॉल विलार्ड। कौन? पॉल विलार्ड ने किया था। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी? गामा किरण की। यूवी किरण की खोज रिटर। किसने? रिटर। और अवरक्त किरण की खोज की थी विलियम हर्सेल ने। हर्सेल ने किया था। अब देखिए, ये देखिए, गामा, एक्स, यूवी, वी, आई, एम और आर। इधर से इधर चल बेटा। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा, ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन आवृत्ति का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ऊर्जा का मान घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, ऊर्जा का मान घटेगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? रेडियो वेव्स का। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी या ऊर्जा किसकी? गामा की। ऊर्जा और आवृत्ति, इसको याद रखिएगा। बीपीएससी अभी दीजिएगा ना, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। गामा एक्स यूवी आई एम आर, ऊर्जा और आवृत्ति, सबसे अधिक गामा किरण का। गामा एक्स यूवी आई एम आर, गामा एक्स यूवी आई एम आर, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा। चलो आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 1% तक घट जाता है? यहां देखिए 1% तक घट जाएगा। बच्चे आपको पता होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितना किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना % घट जाता है? तो 1% तक घट जाता है, तो 32 किलोमीटर हो जाए। कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कैसे निकाले? तो जी बराबर क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो बच्चे ये देखिए, ठीक है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? आर टू द पावर -2। ठीक है, आर टू द पावर -2 हो गया। ठीक है, आर टू द पावर -2 हो गया। तो जी, ठीक है, जी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r हो गया। हो गया ना? तो ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चे, ये आपको क्या हुआ? ठीक है, दो जी जो है आपका -2 × r, -2% घटता है। कितना ऊंचाई पर? 6400 किलोमीटर घटता है ना जी। तो 32 किलोमीटर पर जाने पर कितना % घटेगा? 1% घटेगा। 2% कितना? 6400। ठीक है, तो 6400 नहीं, 64 किलोमीटर पर घटेगा। ठीक है, तो किलोमीटर बोल रहे हैं, 6400 मीटर अलग हो गया। ठीक है, और आपको कितना पर होगा? 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? आपको कितना घटेगा? 1% घट जाएगा। यहाँ देखिए बेटा, इसको ऐसे में निकाल सकते हैं। जी डैश बराबर क्या हुआ? ठीक है, तो जी इंटू 1 + h/r का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर जी इंटू 1 + h/ क्या होगा? r का होल स्क्वायर। इस पर भी आप इसको बना सकते हैं, टू द पावर -2 पर भी आप बना भी सकते हैं, नहीं तो उतना बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप ध्यान में रखिए, क्या 32 किलोमीटर जाने पर कितना घट जाएगा? 1% घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ये इस तरह से ध्यान में रखिएगा, -2% घटा, कितना पर? परसेंटेज निकालना है, तो 6400 परसेंटेज बोल रहा है, तो r बटा कितना हो गया? 100। तो बच्चे -2 गुना 6400, यहाँ देखिए 6400, अब बटा क्या कर दीजिए? 100 काट देते हैं। तो ये 2% घट रहा है कितना किलोमीटर जाने पर? 64 किलोमीटर जाने पर। इसलिए 1% घटेगा कितना पर? 32 किलोमीटर पर। तो ये ध्यान में रखिएगा, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी दी गई वस्तु की आभासी, सीधी और परावर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को डैश में रखना चाहिए। बच्चे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, हमको आवर्धित, आभासी, सीधा और परिवर्धित। बच्चे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमको क्वेश्चन पे पकड़िए, क्वेश्चन पकड़िए। हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, हम यही दो पर बात करते हैं। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब केवल आपको उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है, और बाकी ठीक है उत्तल दर्पण और ठीक है अवतल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा कैसा प्राप्त होगा?
छोटा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। अब देखिए उत्तल लेंस और ये, और दोनों में क्या होता है, इसमें प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रहेगा वस्तु, इसमें भी क्या रहेगा, ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। यानी आपको कंडीशन कह रहा है आभासी और परिवर्धित, तो यही या यही होगा। तो पकड़िए, अवतल लेंस के एफ और 2f के बीच होगा जी, तो ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच, तो गलत बात हो गई। एक उत्तल लेंस के एफ और 2f के बीच होगा जी, नहीं होगा, गलत बात है। ठीक है, उत्तल लेंस में भी कहाँ होना चाहिए, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होना चाहिए। अब देख बेटा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस और चक्षुष के बीच अवतल लेंस के द्वारा बनेगा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है, गलत बात हो गया। क्या बचा, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और चक्षुष केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, बन गया, आंसर हो गया डी नंबर। ऐसे पकड़ेंगे, हाँ, चक्षुष मतलब ऑप्टिकल सेंटर, चक्षुष केंद्र। ठीक है, छाटना भी आना चाहिए, नहीं तो पता चला कि एग्जाम हॉल में ऐसे ही, ठीक है, मुंह देख रहे हैं दूसरा का। हाँ इसी तरह। चलिए आगे बढ़ते बेटा। कह रहा 0 डिग्री पर 10 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें। एकदम आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। कितना डिग्री पर बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ को किस में बदलेगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस जल में बदलेंगे। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर जल को हमको बदलना है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस जल में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस जल को हम बदलेंगे किस में, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प में। देखिए कितना बड़ा प्रक्रिया है। चलिए जरा इस पर बात करते बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ देखिए, बर्फ को जल में बदल रहे हैं, बर्फ को जल में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, देखिए तापमान समान है, अवस्था भिन्न भिन्न है। तो अगर तापमान समान हो, अवस्था भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ गुप्त ऊष्मा लगता है। क्या लगता है, गुप्त ऊष्मा। निकाल दीजिए, Q बराबर ml। m का मान देख बेटा कितना है, 10 ग्राम, और L का मान कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो क्या हो गया, 800 कैलोरी। चल जरा इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बदलना है। तो जल जल अवस्था समान हो लेकिन तापमान भिन्न हो तो विशिष्ट ऊष्मा लगेगा। क्या लगेगा, विशिष्ट। तो Q2 बराबर MS डेल्टा T। देख ले बेटा, m का मान कितना है, 10। ठीक है, s का मान कितना है, तो जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है, और गुना आपको क्या हुआ, डेल्टा T। 100 में से 0 घटा दीजिए, 100 यानी 1000 हो गए कैलोरी। अब देखिए जल को, यहाँ देखिए बेटा अवस्था बदल रहा है, तापमान समान है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, विशिष्ट ऊष्मा बोलते गुप्त ऊष्मा लगेगा। Q3 बराबर m इंटू एल। ठीक है, आपको 10 ग्राम है, गुना 540। देख बेटा अब क्या होगा, तो ये 5400 हो गया, 5400। अब जोड़ ले सबको। Q1 ठीक है बराबर कितना निकला है, तो बच्चे 800। Q2 बराबर क्या निकला है, तो 1000। Q3 बराबर क्या निकला है, तो 5400। ठीक है, जोड़ दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 4 और 5 बोलते हैं, 8 4 12 का 2, हाथ में कितना बचा, 1, और 5 1 6 1 7, 7200 कैलोरी। देखिए कहाँ पर 7200 कैलोरी है ना, कुछ नहीं। जब भी अवस्था बदलेगा तो गुप्त ऊष्मा, जब भी केवल तापमान बदलेगा, अवस्था समान रहेगा तो विशिष्ट ऊष्मा होगा। बस यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। चल आगे बढ़ते हैं। तो कपड़ा खरीदेगा लोग दशहरा में, मिठाई खाएगा, नहीं नहीं, आप खरीदिए नहीं खरीदिए कि मम्मी तो खरीदिए देगी, पापा तो खरीदिए देंगे। देखिए बाप माँ जो है ना, वो बचवा का केवल चेहरे देखते रहता है, कैसे बच्चा लोग मेरा खुश रहेगा। ठीक है, वही देखते रहता है। चल बेटा यहाँ देख लेते हैं। करा परिवर्धन क्रियाविधि में धनायनीय बहुलक, ठीक है, इसकी उपस्थिति में घटित होता है। परिवर्धन क्रिया में धनायनीय बहुलक इसकी उपस्थिति में घटित होता है। क्या है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, हाँ
देखिए परिवर्धन क्रियाविधि में धनायनी बहुलक, ये पॉजिटिव आपको बहुलक है, पॉली मतलब पॉलीमर है, पॉलीमर है, और ये क्या है तो आपको पॉजिटिव पॉलीमर है, ठीक है। ये क्या होगा तो बच्चे ये जब भी होगा तो अम्ल की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? अम्ल की उपस्थिति में होगा, ठीक है। परिवर्धन क्रियाविधि में बहुलक इसकी उपस्थिति में घटित होता है बच्चे। यानी पॉजिटिव पॉलीमर जो है वो किस रूप में आपको पॉलीमर का निर्माण करेगा? जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट के निर्माण में हम लोग ठीक है किसका प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि परिवर्धन क्रियाविधि में धानायनी बहुलक इसकी उपस्थिति में घटित होता है तो अम्ल के रूप में। अब ये अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है आपको पता है कि लाल लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है, लाल कर देगा, ठीक है, नीला को लाल कर देता है। अब देखिए क्षार, क्षार क्या होता है? तो क्षार जो है जल में घुलनशील, जल में क्या होगा? घुलनशील होगा, घुलनशील, ठीक है। क्षार क्या है? क्षारक है, क्षार क्षारक है जो जल में क्या है? घुलनशील है। क्षार, क्षार क्या है? क्षारक है जो जल में क्या होगा? घुलनशील है। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कार्बनिक अवयव जो चीनी के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जा सकता है एवं बियर का एक घटक होता है इथेनोइक एसिड। कौन? रुक 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 रुक, ठीक है, इथेनॉल। क्या जी? इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला हो गया C2H5OH। बच्चे यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी, चीनी मतलब क्या हुआ? शर्करा। शर्करा से क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का किण्वन कर रहे हैं, C6H12O6 का किण्वन कर रहे हैं किसके रूप में? जैमेज एंजाइम यहाँ लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं? ईस्ट लेते हैं और इससे प्राप्त हो गया क्या? तो 2C2H5OH प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बियर का घटक है। इथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो ये एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है और इसी को विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर, सिरका कहा जाता है बच्चे, ठीक है। आपको मिथेनॉल, मिथेनॉल ये हो गया CH3OH, CH3OH बच्चे, ठीक है। इसको हम वुड स्प्रिट कहते हैं। कौन सा स्प्रिट? वुड स्प्रिट। और इसको अगर शराब में मिला देते हैं उसको पीने से क्या होगा? शराब आपको खराब हो जाएगा। क्या होगा? खराब हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। इथेनॉल को, इथेनॉल शराब को पीने से अयोग्य बनाने के लिए हम लोग मिथेनॉल का प्रयोग करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं ले ना बाबा। मिलके जाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा वह तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अनिवार्य घटक है किस समूह में पाया जाता है? तो देखिए कार्बन, सभी कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य घटक कौन होता है? कार्बन होता है। कार्बन परमाणु संख्या कितना? 6, द्रव्यमान संख्या कितना? 12, ठीक है। तो ये देखिए कार्बन किस में? 14वें समूह में, ठीक है। 16वें समूह में चेल्कोजेंस क्या होता है? चेल्कोजेंस यानी ऑक्सीजन होगा, चेल्कोजेंस यानी ऑक्सीजन होगा इसमें, ठीक है। समूह 8 में लोहा होता है, Fe, Fe, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, फेरस, कोबाल्ट और क्या हुआ? निकेल, ठीक है। ये हो गया। आपको वर्ग 8 में कौन होगा? तो आपका फेरस होगा। चल बेटा आगे देखते हैं। ओरोलोन, ओरोलोन, ओरोलोन जो है ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ओरोलोन एक्रोना, BPSC पूछेगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लगा तो मिठाई खिला लिया, ठीक है। ये हो गया क्या? ऊन, ऊन, ऊन किसका जी? ऊन। ये जो है ना एक्रालोनाइट्राइल का बहुलक है, एक्रालोनाइट्राइल का बहुलक है, का बहुलक है। और याद रखना है कि यह कृत्रिम ऊन बनाने में, कृत्रिम ऊन इससे बनता है। बेटा यहां देख लीजिए थोड़ा सा, सबको देख लीजिए। रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक, किसका बहुलक? आइसोप्रीन। सूती कपड़ा कार्बोहाइड्रेट, रेशम प्रोटीन, रेशम किसका? प्रोटीन है ना। मलबरी रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। रेशम के कीड़े का नाम, ठीक है, बोम्बैक्स मोरी। क्या नाम है? बोम्बैक्स मोरी। चलिए देखते हैं आगे।
परमाणु संख्या का कौन सा युग्म तत्वों का निरूपण का समीप? बेटा देखिए इधर देखिए मेरे तरफ से, धातु धातु, ठीक है, अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है ना। धातु के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? उपधातु, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं। उपधातु के अंतिम कक्षा में कितना? 4 5 4 इलेक्ट्रॉन। अधातु 5 6 7 और 8। चलो बेटा यहाँ देखिए 12, तो 2 8 2 है जी। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है या नहीं है? है। क्या होगा? धातु होगा। जरा इसको देखिए 20 2 8 8 2, ये होगा बेटा मैग्नीशियम, ये होगा कैल्शियम, ठीक है ना। जरा एक में देख 2 8 1 सोडियम, लेकिन 18 क्या हुआ? आर्गन, ठीक है। 9 हाँ फ्लोरीन, यह हेलोजन है, अधातु है। हाँ 15 फॉस्फोरस, ये क्या है जी? अधातु है। 6 है कार्बन, अधातु है, ठीक है। 12 मैग्नीशियम, ठीक है। 2 8 2, ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, धातु है ना। आंसर होगा बाबू कौन? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अयस्कों में सल्फाइड अयस्क क्या है? ताम्रग्लांस Cu2s है ना, ठीक है। हेमेटाइट Fe2O3, बॉक्साइट Al2O3, पायरोलूसाइट KMnO4, पायरोलूसाइट MnO2 है ना। अब बोल बेटा किसमें सल्फर है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पायरोलूसाइट मैग्नीज का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। और हेमेटाइट याद रखना बेटा, लोहा का कितना अयस्क? महल से बोलते हैं ना हम, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होगा फॉर्मूला? बोल बेटा जल्दी। Fe3O4। हेमेटाइट Fe2O3। लिमोनाइट Fe2O3 into 2s2। सीडेराइट Fe2CO3 है ना। लोहा के कितने अयस्क? 4, महल से, ठीक है। आगे बढ़ रहे बेटा। चल, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है डैश को, ठीक है, तो सफेद अवक्षेप बनता है बेरियम क्लोराइड। बच्चे BaCl2 अब प्लस H2SO4 जब मिलाएंगे तो ये बेरियम सल्फेट बना लेगा और ये सफेद अवक्षेप होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? कई बार पूछा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक होता है साधारण नमक। KCl भी आपको क्या? पोटेशियम क्लोराइड है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, 2 बार आयनों का विस्थापन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 भाग में टूट जाएगा, Ba2 प्लस और प्लस क्या? 2Cl माइनस, ये भी टूट जाएगा 2H प्लस, SO4 2 माइनस जुड़ जाएगा, ये जाकर किससे? ये जुड़ जाएगा इससे, ठीक है। अभिक्रिया कर लेगा। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 तत्व X और Y, ये देखें ऐसे लिख दीजिए X और Y है ना, ठीक है। देख बेटा ये हीलियम है और अंतिम कक्षा में कितना? 5। तो कितना चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन? 3, तभी ना होगा पूरा ऑक्टेट। तो X का वैलेंसी कितना? 3 पक्का। Y देख बेटा 6 4 10, ठीक है। 6 4 10, ठीक है। 6 4 10, ठीक है 10। तो यहाँ कितना चाहिए? कितना चाहिए? 6 4 10 है, चाहिए ना, तो 4 चाहिए, ठीक है। 4 चाहिए तो क्या होगा? 2 तत्वों X एवं Y का इलेक्ट्रॉन विन्यास नीचे दिया गया। Y एवं इसके यौगिक 4 X के साथ स्थिर रूप से सही निरूपण करता है। यहाँ देखिए ये क्या हुआ? क्रिप्टन, क्रिप्टन का बोल बेटा कितना है? 36।
36 2 38, 38 10 48, 48 6 54 और 54 हो गया। 54 हुआ ना, 54 हो गया। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये गड़बड़ है। ऐसे कीजिए, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए। x4 y3, x4 y3 कुछ और कह रहा है। यहाँ देखिए, दो तत्वों x और y के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए। ठीक है, y एवं इसके यौगिक का x के साथ स्थिर रूप का सही निरूपण क्या है? तो क्या, तो y2 y x3। तो यहाँ देखिए ना, ये हो गया 3 1 4, y 3 1 4, ये 3 होना चाहिए। y का कितना होना चाहिए? 3। तो देख लीजिए, y का 3 और x4 होना चाहिए। ये करिए x4, ऐसे कर बेटा, y3 x4, y3 x4, y3 x4। आंसर डी कर ले, y3 x4 कर लीजिए थोड़ा सही, y3 x4, y3 x4। ठीक है, y3 x4, इस सब को हटा दीजिए, y3 x4। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा, इसको दूसरे तरह से बनाते हैं। देख बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये हीलियम है, तो हीलियम का कितना परमाणु? 2। हीलियम 2 होता है परमाणु संख्या, प्लस यहाँ 2 है, 2 2 4 और 4 5 कितना? 9 हुआ जी। तो 9 हुआ, तो 9 हुआ फ्लोरीन है ये, है ना। तो फ्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1। पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, फ्लोरीन का 1 संयोजकता हो गया, कोई बात नहीं है। यानी X की संयोजकता 1 है ना। अब देखते हैं, अब Y का निकालते हैं। ये देखिए क्या हुआ, क्रिप्टन कितना हुआ? 36, 36 प्लस 2, ठीक है 38, 38 10 कितना? 48, 48 6 कितना? 54, 54 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा जरा। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। बच्चे कीजिए, हीलियम का कितना? 2, नियॉन का कितना? 10, आर्गन का कितना? 18, ठीक है, क्रिप्टन का कितना? 36 और ज़ेनॉन का कितना? 54। है या नहीं है? पक्का है ना। तो 54 का कोई भी, ठीक है आपको होगा, 54 ज़ेनॉन है। 54 क्या है? ज़ेनॉन है। तो जब भी, ठीक है ध्यान दीजिए बच्चे, जब भी Y की बात करेगा, Y का कोई आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन Y चूंकि ज़ेनॉन है, तो मात्र एक यौगिक ज़ेनॉन में ही यह क्षमता पाई जाती है कि वह, ठीक है, यौगिक का निर्माण करे। क्या कह रहे हैं, फिर से समझिए। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन, ठीक है, एकमात्र यौगिक है, एकमात्र, ठीक है, क्या है? एकमात्र, एकमात्र, ठीक है, क्या है? एकमात्र अक्रिय गैस है जो यौगिकों का निर्माण करता है। अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है, बनाता है, ध्यान में रखिए, यौगिक बनाता है। और कौन सा यौगिक बनाता है? ठीक है, कौन सा यौगिक बनाता है? तो ज़ेनॉन जो है वो याद रखिएगा XeF6 बनाता है। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करेगा, ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करेगा। अब देखिए बेटा क्या होगा, ज़ेनॉन मतलब Y और फ्लोराइड मतलब क्या हुआ? X, तो YX6 का निर्माण करेगा, YX6 का निर्माण करेगा। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। जीरो से मतलब नहीं है, एक ही यौगिक बनाता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता इतना ज्यादा होता है फ्लोरीन का कि ज़ेनॉन को खींच लेता है अपनी ओर, और एक क्या बनाता है जी? एक लूप का निर्माण करता है, और जिसमें आपको 6 ठो क्या हो गया? फ्लोरीन अवस्थित रह जाता है। इसलिए क्या होगा आंसर? XeF6 पहला नंबर आंसर होगा। अब्दुल्ला भैया, चल बहुत बेजोड़ क्वेश्चन था। चल बेटा आगे बढ़ते हैं।
ऑफबॉस सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु का 21वां इलेक्ट्रॉन कक्षक में कौन सा स्थान ग्रहण करेगा? 21वां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, हम बनाएंगे, हम कंसेप्ट, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, कंसेप्ट रहेगा तो कभी गलत नहीं हो सकता आपका आंसर। देखिए बेटा, पहले ऑफबॉल लिख रहे हैं 1s 2s 2p, ठीक है, हाँ 2p 3s 3p, फिर क्या 4s और तब 3d, है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और पक्का ना, किसमें जाएगा, किसमें जाएगा? कुछ है, कुछ नहीं, सही बना है, इसे तो पहले से कंसेप्ट पता है, सब रटा दिए हम आपको, बचवा सबको, कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। अब देख, गैसें एक नियत तापमान के नीचे आदर्श गैस नियम का पालन नहीं करती है, वह तापमान क्या कहलाता है? बहुत बार ये बताए हैं हम क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, बॉयल ताप। कौन सा ताप? बॉयल ताप, ठीक है, बॉयल ताप, बॉयल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के नीचे, ठीक है, नीचे गैसें आदर्श गैस का पालन नहीं करती है, नॉट फॉलो आइडल गैसेस, नॉट फॉलो आइडल गैसेस। चल बेटा आगे देखते हैं। क्या हुआ? कैथोड किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, एकदम सही है जी, ठीक है। कैथोड किरणें क्या होगा? फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। फिर देखिए, पतली धात्विक तार कर दीजिए, तार के माध्यम से घुसती है, सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। और उन गैसों को बच्चे, ये उन गैसों का आयनित नहीं करती है, केवल क्या आपको एनोड किरण करता है, एनोड किरण, एनोड किरण उन गैसों को आयनित करता है जिससे गुजरता है, एनोड किरण उन गैसों से गुजरता है, एनोड किरण उन गैसों को आयनित करता है जिससे गुजरता है, आयनित करता है जिससे गुजरता है, जिससे यह गुजरता है, कैथोड किरण नहीं करता है। उस वस्तु का तापमान बढ़ती है जिस पर वह गिरती है, ठीक है। तो 1 2 और क्या हुआ? 4। चल बेटा